चलिए एक और नए ड्रामा में हम आ गए। हाँ, मानता हूँ थोड़े दिन लग गए हैं, लेकिन एक अच्छे ड्रामा ढूंढने में समय लगता है ना। ये ड्रामा अब सच्ची बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देखकर। तो चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। कहानी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड जूहू से, जो कि अभी छोटी सी क्यूट सी बच्ची होती है। नहीं, इस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे सारे बच्चे मिलकर, कुछ बच्चे जो है वो मिलकर परेशान कर रहे हैं, ये वो नहीं है। लेकिन इस बच्चे को बचाने के लिए जो अभी हमारी 7 साल की लड़की आएगी, वो है हमारी जूहू। हमारी जूहू एकदम ऐसी है, मतलब वो किसी को बुली होता है देख नहीं सकती है, और वो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और डराने के लिए हमेशा बोलती है, मैंने कुंफू सीखा है, आओ अगर हिम्मत हो तो मुझसे लड़ के दिखाओ। तो बच्चे आप जानते हो कैसे होते हैं, बच्चे वहाँ से डर के भाग जाते हैं। हमारी जूहू जो होती है वो सारे बच्चों की मदद करती है। तो उसकी मम्मी की एक शॉप होती है जिसमें बच्चों के लिए चॉकलेट्स, पेंसिल्स या फिर पेन्स जो भी होते हैं वो वहाँ से निकाल के बच्चों को देती रहती है और उनकी काफ़ी मदद करती रहती है। तो इसने न जाने कितने बच्चों की मदद की है। वो बताती है कि मैं पढ़ने में भी बहुत स्मार्ट थी उस वक्त, मतलब जब मैं 7 साल की थी। सारे पेरेंट्स जो थे मतलब मुझ पर बहुत ज़्यादा फख्र करते थे, प्राउड करते थे और लोगों को बताते थे, ये देखो जूहू कितनी पढ़ने में स्मार्ट है। लेकिन अब हमारी जूहू बड़ी हो चुकी है और सब कुछ एकदम से बदल चुका है। वो एकदम से चेंज हो गई है। अब खाना पीना, घूमना और खेलना है, मस्ती करना ही उसकी लाइफ बन चुकी है। तो भाई मतलब वो अगर खाना सुबह के खाती है तो दोपहर के लंच के बारे में सोचती है, लंच की खाती है तो वो डिनर के बारे में सोचती है। और वो पढ़ने में एकदम से अब मतलब समझ रहे हो ना, एकदम से डाउन हो चुकी है। अब पढ़ने में उसकी कोई भी इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ती है। जूहू की माँ उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि वो पढ़ाई में ज़रा भी मन नहीं लगाती। अगर कोई भी पड़ोसी उसे कुछ कह देता, मतलब उसकी मम्मी को, कि आपकी बेटी को कभी मैंने पढ़ते हुए नहीं देखा, ऐसा क्यों, तो उसकी माँ पूरी स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जब भी वो मतलब जूहू को देखती है एक ही बात बोलती है, पढ़ने जाओ। मतलब वहाँ से इसकी क्लास लेना स्टार्ट हो जाती है उसकी माँ। तो वो कहीं से भी आती है, पढ़ने जाओ, पढ़ने जाओ और पढ़ने जाओ। लेकिन जूहू सिर्फ एक ही बात बोलती है, मुझे क्या मिल जाएगा इतना सारा पढ़ाई करके, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो जूहू भी उतनी ही स्ट्रिक्ट होती है कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगी चाहे जो हो जाए। जूहू के मस्ती वाले दिन चल रहे थे, क्योंकि सिर्फ खाना, खेलना और सोना, बस जूहू की यही 3 हॉबीज़ होती हैं। तभी उसकी माँ उसकी चोटी पकड़ते हुए एक लड़के को दिखाती है, जो कि हमारा हीरो फैंग होने वाला है। और वो उसे दिखाती है उसके कमरे को, बोलती है ये हमेशा टॉप करता है और ये अब जब भी पढ़ेगा तब भी तुम भी पढ़ोगी, जैसा जितना वो पढ़ते रहेगा उतना ही तुम भी पढ़ते रहोगी। ये है हमारा फैंग, एकदम नॉर्मल सा बच्चा, लेकिन देखने में एकदम ऑर्डिनरी भाई, मतलब कोई भी इसे पसंद ना करे ऐसा। लेकिन ये पढ़ाई में इतना स्मार्ट है कि सारे पेरेंट्स जो होते हैं, जो कि बचपन में जूहू की तारीफ़ करते थे, अब सब लोग इसी की मिसालें देते हैं। यहाँ हमारी जूहू की वाट लगने वाली होती है, क्योंकि उसकी माँ भी उस लड़के को देख के एकदम वो रहती है कि अब ये लड़का, क्योंकि उसकी डिग्रियाँ देख के ही ना वो भाई मतलब कि काश मेरी भी बेटी ऐसे ही पढ़ रही होती है, क्योंकि वो बचपन में जितना तेज़ थी। उससे हमेशा छोटी ही पकड़ के वो उसे लेकर आती है, बोलती है वो देखो उसके कमरे को, जब तक उसके कमरे की लाइट जलती रहेगी तब तक तुम पढ़ती रहोगी, वरना तुम्हारा खाना पीना बंद। फैंग पूरी रात लाइट ऑन करके भाई पढ़ता रहता था, जिससे जूहू की नींद हराम हो चुकी होती है। वो बालकनी में आके बोलती है, उल्लू कहे के तुम्हें सोना नहीं होता है, तुम सारी रात जागते रहते हो। तब इतना चिल्लाते उसके पड़ोसी बोलते, हे तुम्हें नहीं सोना है क्या, इतनी चिल्ला रही हो रात में। तो वो सॉरी गलती हो गई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस लड़के से गुस्सा रहती है कि भाई ये रातों रात कैसे पढ़ सकता है। अपनी जूहू के बहुत बुरे दिन चल रहे थे और दिन भी धीरे धीरे मतलब घटते जा रहे थे। और वो हर जगह अपनी मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वॉल पर लिखती है कि ये एकदम से एलियन है और एलियन पता नहीं कैसे हमारी धरती पे आ गया, प्लीज़ एलियन जो इसे छोड़ के गए हो इसे यहाँ से लेके जाओ। मतलब ये सब चीज़ें, तुम एकदम से उल्लू हो, ये अर्थ तुम्हारे लिए है ही नहीं, समझे ना। सारा फ्रस्ट्रेशन वो निकाल देती है, वो ड्राइंग बना के उल्लू की तरह तस्वीर बना के। एक दिन मैं जूहू को देखता हूँ कि वो हाथ में नाइफ़ लेकर उसके पीछे चल रही होती है। और मुझे लगा क्या भाई ये इसका काम तमाम करने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी उसके पीछे। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है तभी पता नहीं कैसे वो अचानक से मुड़ता है, तो वो करके वो सामने वो चाकू पीछे करके एप्पल को आगे कर देती है, बोलती है तुम एप्पल खाओगे। और फैंग भी न जाने क्या सोचते हुए उस एप्पल को अपने हाथ में ले लेता है और बिंदास खाते हुए वहाँ से चला जाता है।
जूहू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो एक आइडिया लगाती है कि उसकी स्कूल की जो सबसे प्रिटीएस्ट लड़की जो है उसे फैंग की तरफ से लव लेटर लिखती है और फैंग को उस लड़की की तरफ से लव लेटर लिखती है, क्योंकि फैंग पढ़ने में काफ़ी स्मार्ट था और पॉपुलर भी हो चुका था। वो सोचती है कि अगर इन लोगों का सेटिंग चल जाता है, इन लोगों एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो भाई मेरा पीछा छूट जाएगा, ये रात में उल्लू की तरह जगना छोड़ देगा। और उसका प्लान बहुत ही अच्छा प्लान था और ये लग रहा था कि जैसे वर्क भी कर रहा, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को लुक छुप के देख भी रहे होते हैं। अगले ही दिन से फैंग की लाइट हो जाती है ऑफ और अपनी भाई जूहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वो एकदम से खुश हो जाती है। और जब उसकी मम्मी पूछती है कि हे पढ़ने क्यों नहीं बैठी हो, तो वो सीधे फैंग के कमरे की तरफ दिखाती है, बोलती है वो देखो आपका फैंग अभी नहीं पढ़ रहा, इसलिए मैं भी नहीं पढ़ सकती। उसकी मॉम भी अब मजबूर हो जाती है। तो फिर से उसके मस्ती वाले दिन आ चुके थे और उसकी माँ भी परेशान थी कि भाई ये लड़के को क्या हो गया। वो तो जब भी कुछ होता था तुरंत उसे दिखाती थी, वो उसकी लाइट ऑफ है, उसकी लाइट ऑफ है, और उसके मस्ती वाले दिन चलने स्टार्ट हो गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। वो उसकी लाइट को देखने आती है, लेकिन जैसे ही अचानक से एक दिन देखती है कि उसकी लाइट से इतनी तेज़ रोशनी आ रही है कि भाई उसके हाथों से आइसक्रीम की भी गिर जाता है कि भाई ये सडनली क्या हो गया, मेरी खुशी के पल ऐसे अचानक से कैसे ख़त्म हो गए। अब फैंग जितनी देर तक पढ़ाई कर रहा था, अपनी जूहू को भी उतनी ही देर पढ़ाई करनी पड़ती है। और अब उसकी माँ मज़े ले रही थी, क्योंकि देख वो तुरंत दिखाती, वो देखिए उसकी लाइट ऑन है, वो देखो उसकी लाइट ऑन है। तो भाई साहब इस वजह से ही उसकी थोड़ी सी एग्ज़ाम में बहुत थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और फाइनली उसे एक कॉलेज मिल जाता है। लेकिन तब भी वो देखती है कि फैंग भी उसी की तरह भाई उसके भी ग्रेड्स एकदम ख़राब थे, मतलब भाई वो इतना पढ़ने में स्मार्ट लड़का। तो वो बोलती है कि अब वो भी मेरी तरह ख़राब स्टूडेंट बन गया है। ओ माय गॉड, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोगों की फ्यूचर में एकदम शादी हो जाएगी तो हम लोग परफेक्ट जोड़ी बन जाएंगे, दोनों ही एक गधे के गधे रहेंगे। और सच में फैंग की यहाँ पर पता नहीं कैसे बहुत ही ख़राब ग्रेड्स आ चुके थे, और क्या उसके पीछे उसकी लव लाइफ थी या कुछ और ही वजह थी। फाइनली जूहू और जेंग निकल जाते हैं एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जो कि एक ही जगह में एक ही टाउन में होते हैं, एक ही पड़ोसी ही रहते हैं, ऐसे समझ लो। जूहू पूछती है कि यार मैं तुम्हारे साथ इतने साल से रही, पर हम लोग एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से जानते नहीं हो, मतलब जानते नहीं है, क्या तुम मुझे अच्छे से जानते हो? तो यहाँ पे जेंग बोलता है मेरे पास मतलब इतना टाइम नहीं होता स्टडी के अलावा। जूहू बोलती है तो क्या फ़ायदा हुआ इतने स्टडी करने का, तुम भी तो मेरे तरह हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में आए हो, जो कि जानवरों के बारे में होता है, जानवरों की देख रेख इसी सब चीज़ों के बारे में होता है। तो अपना जेंग बोलता है हाँ कुछ कारण था जिसकी वजह से ये हो गया, लेकिन मैं जाते ही अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लूँगा। मतलब होता नहीं है कि थोड़ी सी अच्छी स्टडी करने के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को भी चेंज करा सकता है। जूहू नए जगह और नए कॉलेज पाकर एक्सट्रीम लेवल में खुश होती है, और इतनी खुश होती है कि ऐसे ही जाके वो एक लड़के से टकरा जाती है, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर लव ट्रायंगल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो लड़का भी जूहू को देखते ही थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। जूहू यहाँ अपने हम मतलब दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है कि हम दोनों मतलब एक ही जगह से रहने वाले हैं, बचपन के दोस्त हैं, ऐसा करके इंट्रोड्यूस कराती है। तो लड़का अच्छा, तो इसका मतलब तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, मतलब ऐसे बचपन का प्यार हो? तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस एक दूसरे को कैजुअली बस जानते हैं। तो उसके बाद अपना वो बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा हुआ कि ये बस तुम्हारा दोस्त ही है, और ऐसा बोल के वो चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ वो मतलब होता नहीं है कि थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ जूहू को उसका मतलब रूममेट मिलते हैं, जहाँ वो लोग काफ़ी अजीब से तरीके से होते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप इस लड़की को जानते हो? कमेंट में बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि ड्रामा के फ़ैन कितने लोग हैं। डेफिनेटली इस लड़की को तो आप जानती हो। कमेंट में बताओ मुझे आपने इस लड़की को किस ड्रामा में देखा है, और इस ड्रामा को मैंने भी एक्सप्लेन किया है। फाइनली यहाँ पे जूहू और जेंग की कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट आने वाला है कि अचानक से जूहू देखती है कि जेंग जो है वो शौक खड़ा हुआ है कि इसने ऐसा क्या देख लिया है। तो जूहू की नज़रें जब देखती हैं कि भाई वो वही लड़की है जो अभी स्कूल में जेंग के साथ मैंने इन लोगों का टाका भिड़ाया था, वो लड़की यहाँ भी दिखाई दे रही है। जेंग यहाँ पर थोड़ी अपनी पुरानी बैक मेमोरीज में चला जाता है कि उन्होंने भी कुछ समय साथ में बिताया है। वो लड़की जैसे ही जेंग को देखती है वो उसे पहचान लेती है, बोलती है कि वाह हम लोग साथ एक ही सेम कॉलेज में आ गए हैं। यहाँ पर अब वो थोड़ा सा उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। लड़की फैंग से पूछती है कि भाई तुम किस डिपार्टमेंट पे हो? लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। लेकिन जूहू बोलती है कि हम लोग सब एक ही साथ डिपार्टमेंट में हैं। तो वो पूछती है कि मतलब तुम? तो मैं
अरे मैं इसके साथ रहती थी, मतलब हम लोग छोड़ो, हम लोग सब क्लासमेट हैं, ऐसे बोल के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है जिससे भी मिलती है। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो फाइनली अब ये भी लड़का खुश रहेगा, क्योंकि इसकी भी स्वीट हार्ट यहाँ पर आ गई है। तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो मैं इसे क्लियर कर दूँगी। सो रुई जो मतलब वो लड़की जो होती है जिसका नाम रुई होता है, वो बोलती है कि मैं फैंग को यहाँ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो ये बोलते ही फैंग बोल रहा कि मैं क्लासेस के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा कि वो अभी भी किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़ है। सो जैसा कि मैंने बताया था, इनकी जो डिपार्टमेंट है वो एनिमल्स डिपार्टमेंट होता है। तो किसी को भी ये डिपार्टमेंट पसंद नहीं होता है, सब मजबूरी में इस डिपार्टमेंट में आए होते हैं और सभी को इस डिपार्टमेंट से चेंज करके दूसरे डिपार्टमेंट में, साइंस में या फिर किसी और डिपार्टमेंट में जाना होता है। तो अपना फेंग भाई वो तो बहुत ज़्यादा दूर होता है, लेकिन अपनी हीरोइन जो होती है भाई, उसे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उससे स्मेल से कोई दिक्कत नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब उसका टीचर बताता है कि तुम लोग अभी आए हो, तुम लोग को ये चीज़ें ख़राब लगेंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि ये डिपार्टमेंट भी छोड़ने से उनको मतलब दुख होगा, इन्हें जानवरों से लगाव हो जाएगा, और इस तरह की बातें वो कर रही थी, मतलब उसका सर कर रहा था। तभी वो जाके अपने तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब कुछ नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। सो नए स्टूडेंट्स के लिए वेलकम पार्टी हो रही थी। तो हमारी जूहू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही थी, लेकिन तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है। सो इस लड़के का नाम सीओ होता है, मैं पहले बता रहा हूँ, सॉरी बताना भूल गया था। तो वो अपनी जूहू बोलती है कि तुम इस ड्रेस में क्या यहाँ सबके लिए खाना बनाने आए हो? तो वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एक अलग ही मतलब परफॉर्मेंस होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए तालियां बजाना, तुम मुझे चीयर करोगी तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो जूहो के साथ बहुत ही ज़्यादा मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए चेयर करूँगी। तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत वो भी उसे पसंद कर रही थी, क्योंकि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। तभी वहाँ अपनी रुई आ जाती है और फैंग को बोलती है कि कोई यहाँ बैठा नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर? तभी वो बोलती है कि नहीं यहाँ पर कोई है मेरे साथ। और उसके बाद जैसे ही जू वहाँ आती है तो वो उसे पकड़ के अपने पास बैठा लेता है, मतलब बस ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ कोई है मेरे पास। तो मतलब रुई बोलती है कोई बात नहीं, मैं हम पीछे बैठ सकते हैं। तो जस्ट उसके पीछे बैठ जाती है। तो जैसे ही अपनी जू वहाँ आती है तो उसे मतलब जलाने के लिए कि क्या करने के लिए वो उसे अपने पास बैठा लेता है। तो सब परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रुई जब देखती है कि ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो उसे थोड़ा सा मतलब उसका मुंह उतर जाता है भाई, कि क्या इनके बीच कुछ चल रहा है क्या। और जूहू भी सीओ के परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और उसके लिए काफ़ी क्लैप कर रही थी खड़े हो के। लेकिन वो रुई को चिढ़ाने के लिए कि क्या करने के लिए पता नहीं, जूहू को अपने पास बैठा लेता है। तो ये सब चीज़ें वो मतलब रुई देख रही होती है। तो उसे सच में इस बात का बहुत ही मतलब वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी कि क्यों वो इसके साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक है। और इतना ही नहीं, वो अपना कोक भी जूहू को देता है। तो जूहू ही पूरा खुश हो जाती है। तो उसके बाद वो जूहू के कंधे पे हाथ रख लेता है, उसे अपनी ओर खींचता है। सो पीछे वो देख के हैरान हो जाती है। फिर लेकिन जूहू बोलती है तुम क्या कर रहे हो यार, तुम मेरे कंधे पे हाथ क्यों रख रहे हो, आराम से देखो ना। तो उसके बाद अपना फैंग बोलता है क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ऐसा बोलता है, बस सुनता ही था उसके मुंह से पूरा जो पेप्सी कोक होता है वो उसके फैंग के मुंह पे ही चला जाता है। और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैंग ऐसा कुछ मेरे साथ कह देगा। सो जूहू फैंग को बाहर लाते हुए बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे होते, मतलब अभी सबके सामने क्या बोल रहे थे। सो अपना फैंग बोलता है देखो, जब रुई तुम्हारे साथ हमारे साथ मतलब सामने रहेगी तब तुम मेरी गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है ना। सो मतलब वो समझ जाता है कि मतलब वो समझ जाती है कि जो इनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी भाई, इसके लिए ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। सो रात को जब जूहू पूछती है उसकी जो फ्रेंड होती है रुई की, उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें पता है कि मतलब फैंग और रुई क्यों अलग हुए थे। तो वो बताती है कि मतलब उसने बगैर बिना बताए ही अपना स्कूल ट्रांसफ़र कर लिया था, इसके लिए इन दोनों के बीच में शायद गुस्सा हो गया था, इसलिए फैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए उन लोगों का हो सकता है ब्रेकअप हो चुका हो। सो जूहू सपने में चली जाती है, मतलब सोचती है कि इसका मतलब बेचारे का दिल टूट गया है, इसीलिए ये सब चीज़ें वो कर रहा है। मतलब वो अलग ही ख्याल में खो रही होती है, पता नहीं ये बात सच थी कि झूठ थी। लेकिन वो देखती है कि भाई रुई ने अपने जंग को छोड़ा है, तो भाई इसीलिए उसका हार्ट ब्रेक हुआ है और इसीलिए वो इससे इतने नफरत कर रहा है। सो वो ये सब बातें सोच रही होती है। तभी वहाँ उसका सीईओ आ जाता है और वो बोलता है कि क्या हो तुम लोग सच में चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, क्योंकि उसने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बोला।
तो वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो सारा बात उसको बताती है। तो बोलता है कि नहीं मैं वो मुझे कैसे लाइक कर सकता है, मुझे कोई कैसे भी लाइक कर सकता है। तो वो बोलता है कि क्यों, तुम तो इतना क्यूट हो ना। सो उसकी बातों में आ ही रही होती है, तभी बोलती है नहीं मुझे ये सब बातें सीक्रेट रखनी है, कुछ नहीं बताना है, और मुझे ये सब बातें मतलब मुझे पहले उनके बारे में फोकस करना है, बाद में मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच सकती हूँ। तो बोले कुछ नहीं। सो जो ऐसे सोचने लगती है कि क्या मैं सीओ को थोड़ा लाइक करने लगी हूँ क्या, तभी बोलती है ये सब नहीं सोचना है। सो सीधे रूही के पास जाती है, रूही को बताती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में हम लोग मतलब वो बस मुझे जानता है, मैं उसे इतना भी अच्छी तरीके से जानती हूँ नहीं है, हम लोग बचपन में साथ में पले बड़े हैं, लेकिन भाई मुझे उसके बारे में सच्ची कुछ नहीं पता। तो वो मुझे नहीं करता है, वो तुम्हें ही पसंद करता है, और हो सकता है वो तुम्हें चलाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हो। तो समझ रही हो ना तुम। सो रूही बोलती है कोई बात नहीं यार, मुझे मतलब वो बस पास था, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद वो बोलती है कि मेरी बर्थडे पार्टी आ रही है, तो तुम दोनों को मेरे बर्थडे पार्टी में आना है, ठीक है। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। सो जूही यहाँ फैंग को मनाने की कोशिश करती है कि भाई मतलब रूही की बर्थडे पार्टी है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। सो फैंग मना नहीं करता, बोलता है कोई बात नहीं, हम जा सकते हैं। तो अपनी वो सोचती है कि लेकिन तुम ऐसे कैसे। तो वो बता नहीं पाती कि भाई तुम अपना होलिया सुधारो, थोड़ा अच्छे कपड़े पहनो। तभी उसकी दोस्त वहाँ से गुजरती है, बोलती है कि वो तुम्हें नए कपड़े लेने के लिए बोल रही है, अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करने के लिए बोल रही है, और थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, चेहरे को चमकाने के लिए बोल रही है। ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। तो तभी फैंग और जूहू जो होती है शॉपिंग करके मस्त जा रहे होते हैं, तभी एक बाइक वाला आता है जो कि काफ़ी स्पीड में बाइक चला रहा होता है। एक बुजुर्ग आदमी को मतलब भाई हल्का सा गिरा के चल जाता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती, बोलती है हे इडियट, तुम कैसे किसी को मार सकते हो। और उसके बाद वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि भाई उसके अंदर की हीरोइन तो जागी जाती है। सो उसका पीछा करना स्टार्ट करती है। तो फैंग उसे मना करता है, लेकिन वो सुनती नहीं है। तो पीछा करते करते वो एक गली में पहुँचती है। तो वो मतलब वहाँ पे अपना गियर चेंज कर रहा होता है ज़्ज़। और यहाँ पे भाई तुम क्या समझो, मुझे भी कराटे आते हैं। तो भाई वो अपना मार्शल आर्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रही होती है, और बैकग्राउंड में बारिश हो रही होती है, जो कि ऊपर कोई बंदा अपनी बिल्डिंग को साफ़ ही कर रहा होता है। तो काफ़ी हीरोइक सीन होता है, लेकिन वो जैसी गाड़ी को लेके आता है वो डर के वहाँ से भाग ही जाती है। लेकिन तभी उस गाड़ी वाले का डिसबैलेंस थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो उसके बाद वो सीधे जंग के पास, उस आदमी के पास जाके ऐसा लगता है कि वो टकराने वाला होता है। तभी वो अपनी बैग को बहुत ही ज़ोर से फेंकती है, उसके जाके हेलमेट में लगता है, और फाइनली वो लोग बच जाते हैं। और भाई साहब वो लड़का वहाँ पे चित पड़ा हुआ होता है। सो वो लोग उस लड़के को पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं, और उस लोगों को बोलता है कि मेरी जो मर्जी मैं वो करूँगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग फिर से लड़ना स्टार्ट करते हैं। तभी एक गार्जियन आते हैं उस लड़के का, जो कि उसे लेकर बोलते हैं कि मैंने बेल करा दिया है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो लेकिन जब उसे जाने लगते हैं तो अपनी जूहू उस बुजुर्ग को बोलने लगती है कि आप कैसे इसे मतलब कि आप इसे डांट नहीं रहे हो, ये कैसे किसी को मतलब किसी को घायल कर सकता है, किसी को चोट पहुँचा सकता है, आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, ये सब चीज़ें बोल रहा था। लेकिन वो लड़का जो था वो जूहू के ऊपर चिल्लाने लगता है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि रहने दो, हो गया, चलो यहाँ से चलो। तो मतलब जाते वक्त भी अपनी जो बोल देती है आपको अपने लड़के को थोड़े से मैनर सिखानी चाहिए, ऐसे बोल देती है। तो भाई साहब यहाँ तो सिचुएशन बहुत ही टेंस हो जाता है। सो फैंग जूहू को एक जगह पर लेके जाता है, जो कि शायद उसी के किसी के घर का होता है, क्योंकि लेट बहुत हो चुका होता है, सारे हॉस्टल्स की गेट बंद हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर वो इसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है तुम हमेशा ये ढक्कन की तरह मतलब ये पेन क्यों लेके चलते रहते हो, क्या तुम अभी भी बड़े नहीं हो। ऐसे चल के वो मजाक उड़ा रही होती है। तो वो उसे दिखाता है तुम जानते हो ये मैं पेन क्यों अपने पकड़ में लेके घूमता हूँ, क्यों तो बताओ मुझे। लेकिन वो कुछ बताता नहीं है। बोला अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तुम पार्टी में जाने वाले हो, तो थोड़ा सा मतलब तुम्हें भी तो स्टाइलिश थोड़ा सा करना चाहिए, है कि नहीं। सो अगले दिन जैसे वो लोग क्लासेस के लिए स्टार्ट करते हैं, तो भाई अपनी जो होती है वो रूही को उस फैंग के पास में बैठा देती है। वो कोशिश करती है कि भाई ये लोग साथ में आ जाए, लेकिन फैंग थोड़ा सा भी उसे नोटिस नहीं करता है भाई कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो कौन ही मारता है रूही को बोल रहा हूँ अपनी जू को, ये देखो इसे। सो वो बोलती है क्या है, क्यों मार रहे हो तुम मुझे। तो यहाँ पर फैंग जो होता है अपनी जूहू को दिखा रहा होता है कि ये देखो ये मास्टर मतलब ये टीचर और कोई नहीं, ये हमारा कल का बंदा है, जिसका मतलब लड़का था, समझ रहे हो ना, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था और हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। तो भाई वो लोग देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं कि अब हमारा क्या ही होने वाला है।
और इस टीचर को देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं। और वो बताते हैं कि तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग यहाँ से मतलब ट्रांसफ़र करके चले जाओगे, कोई भी इस डिपार्टमेंट में नहीं रहता है, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग को रहना है नहीं रहना है, लेकिन अगर तुम आप जब तक यहाँ पर हो अच्छे से रहना पड़ेगा, सारा असाइनमेंट पूरा करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसके बाद वो जूहू को उठा के बोलता है, तुम्हारा नाम जूहू है ना, तुम भी ट्रांसफ़र कर दोगी क्या। वहाँ पर जूहू बोलती है कि नहीं, मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए, मैं इसी को स्टडी करूँगी। तो उसके बाद बोलता है कोई बात नहीं। तो वहाँ से चला जाता है। तो इन लोगों की सांस में सांस आता है कि भाई चलो, इसने कुछ हमसे कहा नहीं। सो पूरी क्लास को टारगेट मिला होता है कि उन्हें कुछ रेबिट्स होते हैं, सभी को एक एक रेबिट्स असाइन किए जाते हैं कि उन्हें इनका ध्यान रखना पड़ेगा, पूरे दिन इन्हें आके देखना पड़ेगा, इन्हें खाना खिलाना पड़ेगा और सभी चीज़ें करना पड़ेगा। तो सभी लोग यहाँ परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि कैसे हम लोग ये सब करेंगे, हमारे ये है हमारा वो है। तो सभी को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है उस चीज़ों को, लेकिन अपनी जूहू एक रेबिट को लेकर बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करने लगती है। बोलती है कि यार तुम कितने क्यूट हो, ये सब चीज़ें मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। और उसने उसका वहाँ पर नाम भी रख लेती है, बोलती है कि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ है। और समझ रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो सभी लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि कैसे आजकल के समय में कोई किसी जानवर से इतना प्यार कर सकता है मतलब। तो यहाँ पे वो लोग परेशान थे कि भाई मैं अपना मतलब बास्केटबॉल कैसे खेलूँगा, मैं एक्टिंग कैसे करूँगा, या फिर मैं सिंगिंग कैसे करूँगा, मेरा सारा दिन तो यहीं चला जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि मतलब सब लोग मिल के उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम लोग उस रेबिट से, तुम इतना रेबिट से प्यार करती हो तो तुम हम लोगों से भी प्यार करती हो ना, तो तुम क्या मेरी तरफ से मेरे रेबिट्स का भी ख्याल रख लोगी प्लीज़। तो ऐसा करके सभी लोग उससे रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या तुम मेरे रेबिट्स का भी ख्याल रखोगी। तो वो बोलती है हाँ बिंदास में, तुम सबका काम मतलब तुम सबके रेबिट्स का ध्यान मैं खुद ही रख लूँगी। तो ये सब सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा उससे खुश हो जाते हैं जूहू से। लेकिन उसमें फैंग जो है एकदम बाहर ही खड़ा होता है। तो अपनी जूहू जो होती है एक रेबिट को लेके उसके पास आ जाती है, और वो भाई साहब उसके पास जैसे लाती है वो एकदम डर के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा पता चलता है कि भाई कि वो बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स से डरता है, और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है बस उसे देखते हुए ही। तो वो सोचती है इसे क्या हुआ। सो अगले पल जैसे ही उसे होश आता है वो सीधे जूहू को गले ही लगा लेता है, क्योंकि वो डरा हुआ होता है। तो यहाँ पर जूहू भी मतलब बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मतलब जानवरों से डर लगता है, कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे एक चिकन था जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब एक मुर्गा था जिसे तुमने पाला हुआ था, और उसे तुम उस दिन रात खेलते रहते थे। लेकिन एक दिन तुम जब आए थे तो उस मुर्गे का चिकन सूप बन चुका हुआ मतलब बन गया था। तो उस दिन से तुम जानवरों से बहुत ज़्यादा डरते हो, और मतलब मैं बस यही जानती हूँ। सो फैंग इधर जब जूहू को ढूंढते हुए आता है तो वो मस्त अपने लेब में डांस कर रही होती है मतलब। तो वहाँ पर जब वो आता है तो हे कैसे हो तुम, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। सो पूछते क्या तुम्हें डांस करना आता है। तो बोलता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं आता है। सो फिर तुम पार्टी में जाके उसे कैसे इम्प्रेस, क्या मतलब तुम पार्टी में जाके कैसे डांस करोगे। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे डांस किया जाता है, ठीक है, और तुम्हें एकदम मस्त डांस सीखना है। तो क्या मैं वहाँ बस बैठ के सभी को डांस देख सकता हूँ और खा सकता हूँ क्या। अच्छा तो कैसे लड़के हो तुम, तुम्हें डांस सीखना होगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, समझे ना। तो उसके बाद जूहू मस्त डांस करना स्टार्ट कर देती है, थोड़ा वार्म अप करती है ऐसे करना है। और जैसे जैसे वो डांस करती है वो उसके 1% भी डांस वो कर नहीं पाता है, वो बस हाथ हिलाते रह जाता है कि ये कैसे कैसे क्या क्या कर रही है। तो बोलते हे पागल ऐसे नहीं करना है। सो उसके चिक्स को मतलब छूती है, बोलती है कि थोड़ा सा स्माइल करो, थोड़ा सा उसे जेंटल की तरह ऐसे करता है तो थोड़ा सा वो उसकी मतलब होता नहीं है कि थोड़ा सा मोमेंट बन जाता है। देन देखो तुम ऐसा सोचो ना कि जैसे तुम किसी को दिल से चाहते हो और तुम किसी को इतना पसंद करते हो और पहली बार उसके साथ तुम्हें डांस करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसा कुछ सोच के करो, ठीक है। अपने कंधों को झुकाओ, चेस्ट को बाहर रखो, आराम से। लेकिन जैसे जैसे वो उसे छूता है सो भाई फैंग की हालत ख़राब होती है, उसके मुंह से गर्म गर्म हवाएं निकलने लगती है। आपको ये चीज़ें के एहसास तो होगा ही। सो यहाँ पर दोनों नर्वस हो जाते हैं, लेकिन तभी वो मतलब संभाल लेती है, बोलती है कि तुम्हें डांस सीखना होगा चाहे जो हो जाए। सो फिर से डांस क्लास स्टार्ट हो जाती है और डांस भी करते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी करते हैं।
अगली रात फिर से स्टार्ट हो जाती है बर्थडे पार्टी की और अपनी जूही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो मन तो पहन के चली जाती है। सब लोग प्रीटी ड्रेसेस पहने हुए होते हैं तो वो बिंदास होती है कि उसे इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका दिल एकदम से साफ़ होता है। तो रूही के पास आके उसका गिफ्ट देती है और वो उसे देखती है कि ये मतलब कैसे यहाँ पर ऐसे ही आ गई है। वो मस्त बैठ के अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है, पार्टी का मज़ा ले रही होती है। तभी उसका चाहने वाला जो लड़का होता है वो भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है और उनकी थोड़ी सी अच्छी वाली टाइम गुजरना स्टार्ट हो जाती है। तभी पार्टी में किसी की एंट्री होती है। लोग उसे देखते हैं, वो देखो वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है और सभी की नज़रें उसकी तरफ जाती हैं और वो देखते ही देखते वो सच में बहुत ज़्यादा मतलब भाई क्या ही ड्रेसिंग लग रहा था। तो खुद एक पल को तो मुझे भी नहीं लगा कि ये कौन है। तभी वो रियलाइज़ करती है रूही जो होती है ये तो अपना फैंग है। तो मतलब फैंग इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र हो चुका होता है भाई, क्या ही कमाल किया है भाई। मतलब समझ रहे हो ना, वो सच्ची सभी की नज़रें उसके ऊपर होती है और फैंग सच में लिटरली कितना हैंडसम लग रहा था भाई। कोई इतना जल्दी कैसे बदल सकता है, वो भी इतने हैंडसम तरीके से। फैंग को देखकर रूही की नज़रिया जो है एकदम बदल चुका होता है। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई अभी वो उसे प्रपोज़ कर दे और वो झट से हाँ बोल देगी। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वो भी उसे कॉम्प्लीमेंट देती है। तो उसके बाद वो उसे बोलता है कि थैंक यू, बट ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तो उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि मेरी बर्थडे पार्टी है। और भाई मैं उतनी प्रीटी लग रही थी कि सभी लोग उससे पूछ रहे थे, लेकिन उसने पूछा फैंग को कि क्या तुम मुझसे मेरे साथ डांस करना चाहोगे। तो लेकिन यहाँ पर फैंग बोलता है कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकता, मैं उसके साथ डांस करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर वो सच में शॉक हो जाती है कि ये क्या। उसके बाद भाई साहब वो सीधे चला जाता है अपनी रूही के पास। जो यहाँ पर थोड़ी सी ड्रिंक कर ली होती है, तभी जब वो जंग उसके पास जाता है तो भाई वो मतलब बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो मेरे साथ क्यों डांस कर रहे हो, तुम्हें तो सबसे प्रिटिश लड़की के साथ डांस करना चाहिए, तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम। मैं उसी के साथ डांस कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। क्या? हाँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। अरे वो तो मजाक में ही ना, तुम भी तो मुझे पसंद नहीं करते हो और मैं भी कौन सा तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे भी समझ नहीं आता कि फैंग यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बस उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है क्या। लेकिन तभी वो भाई मतलब उसे बहुत ही ज़ोरदार किस कर लेता है सभी के सामने और भाई रूही उसे देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। और लेकिन यहाँ पर वो सडनली उसे किस क्यों कर लेता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो उसे याद आता है कि अरे बाप रे, ये पिछली रात क्या हुआ मेरे साथ। यहाँ रोना स्टार्ट करती है कि भाई मेरी पहली किस, क्योंकि वो उसकी पहली किस थी जो कि जैंग ने स्टॉल कर ली थी। अगेन जब जूहू अपने फार्म में होती है, अपने जानवरों का ख्याल रख रही होती है, तभी वहाँ रूही आ जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो वो शौक हो जाती है कि भाई तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांगना चाहती हो, मुझे माफ़ी मांगना चाहिए था। तो वो रूही बोलती है कि मुझे पता चल गया कि जैंग जो है मुझे जलाने के लिए सब चीज़ें कर रहा था और अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है, तो मुझे कोई मतलब बुरा नहीं लग रहा। मैं उसे जल्दी से कन्फेस कर लूँगी। और वो जो लास्ट नाइट हुआ तुम्हारे बाद मतलब तुम्हारे बीच में, तो मुझे पता था वो उसका कोई मतलब नहीं है, बस उसने ऐसे ही तुम्हें किस कर लिया। वो भी बोलने लगती कि हाँ सच में उसका कुछ मतलब नहीं है, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। सोचने लगती है कि क्या वो सचमुच उसने सब कुछ उसे जलाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए किया और उस किस का सच में कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ सभी के सभी लोग ट्रांसफ़र कर चुके थे साइंस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट को छोड़कर, सिवाय इन दोनों के। रूही के पास से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो कैसे मुझे किस कर सकता है, वो जिसका कोई मतलब ना हो। तो उसे आके सीधे पूछने लगती है मैं तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म कर दूँ, बस तुम्हें मुझे इतना बता दो कि तुमने ये लास्ट नाइट मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। फैंग उसका मजे लेते हुए बोलता है इसका मतलब वो तुम्हारा पहला किस था है ना, वो मेरा पहला, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुमने ये क्यों किया मेरे साथ, ये बताओ मुझे। तुम बस उसे जीसस फील कराने के लिए तुम मुझे किस कर लिया, तुम मुझे जब लाइक नहीं करते तो मुझे किस करने का क्या मतलब होता है, ऐसा बोलते हैं। मतलब वो बहुत ही तेज़ी में बोलती है। तो पता नहीं क्यों फैंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें नए पीसी की ज़रूरत, मतलब डेस्कटॉप की ज़रूरत थी ना, मतलब लैपटॉप की ज़रूरत थी ना, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और उसके बाद ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो वो पूछती है हे लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो वो बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना,
तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। देन उसके बाद वो उसे परेशान करना स्टार्ट करती है, परेशान करना क्या, टॉर्चर करना स्टार्ट करती है। उसे रात रात फ़ोन करती है और बोलती है बस मैं तुम्हें गुड नाइट बोलने के लिए फ़ोन कर रही हूँ, और उसे नींद से जगा देती है। और उसे खाने के लिए हमेशा बोलती है आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है। मतलब वो एकदम से अलग बोलती है कि मतलब कुछ भी अंडरस्टैंड उससे मंगाया करती है, चल लोगों के साथ परेशान करती है। यहाँ तक कि अपने सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो उसे मंगाया करती है। सो भाई वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि भाई तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, मुझे इतना परेशान किया है, तुम्हें भी परेशान करना तो बनता ही है। सो एक दिन रुई आती है अपने फैंग के पास बैठकर, बोलती है कि हमारे बीच पिछले जो जितनी भी बातें थे चलो उसे भुला देते हैं और नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। इसे अच्छा नहीं लगता है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब एक होता नहीं है। तो यहाँ पर अपना फैंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, अब हम लोग दोस्त तो रह ही सकते हैं। सो यहाँ पर उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है और क्या पता रुई इसी वजह से जानबूझ के उसके पास आने की कोशिश कर दे कि क्या पता फिर से वो मुझे लाइक करना स्टार्ट कर दे। सो उसके लिए खाने के लिए लाती है। सो जो खाना वो फैंग के लिए क्या की है वो जूहू के लिए वो नहीं लाती है, मतलब वो उसके लिए चिकन लेके आती है और इसके लिए घास फूस लेके आती है। तो फैंग भी उसे दिखा के बड़े मज़े से खा रहा होता है, बोलता है चिकन, मुझे भी चिकन खाना है। तो वो उसे बड़े चिढ़ा के खा रहा होता है क्योंकि उसने इसके बहुत मज़े लिए होते हैं। सो अब वो देखती है कि मतलब फैंग और रुई जो है रोज़ मिलना स्टार्ट कर देते हैं, वो जहाँ भी जाती है, क्योंकि अब वो अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब ये दोनों फाइनली एक हो चुके हैं और मेरा जो पत्ता है वो कट हो चुका है। सो एक दिन वो जब मतलब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बाहर जब अपने रेबिट्स के पास जाती है तो बाहर एक हीटर रखा होता है, तो उसे बहुत ही गर्माहट लेती है। तो वो सोचती है कि ये हीटर किसने रखा है, लेकिन वो जब अंदर जाती है तो अपने रेबिट को देखती है कि तुम सिर्फ मैं, हम दोनों, हमारे अलावा और कोई है नहीं, हम ही लोग, मतलब तुम रेबिट्स हो और मैं हूँ, हमारा और कोई नहीं है, ऐसा करके वो कहती है। और साथ ही साथ वो उसे पता नहीं होता है, वो एप्पल के पीसेस ला के रेबिट्स को खिला देती है, जो कि अपने फेवरेट रेबिट्स को खिला देती है। सो वहीं पर वो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो बेहोश हो गया है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वहाँ पर अपना फैंग आ जाता है और फैंग को इस बात की नॉलेज होती है कि किस वजह से ये सब हुआ है। तो आपको तो पता ही है कि फैंग को जानवरों से कितना ज़्यादा डर लगता है, लेकिन तब भी वो हिम्मत कर लेता है, क्योंकि वहाँ जूहू रो रही थी। सो वो जाता है और बड़ी हिम्मत करके रेबिट्स को गोद में लेता है, जो रेबिट मतलब बीमार था, और उसलिए जाके वो फाइनली उसे ठीक कर देता है। तो उसके बाद वो उसे बहुत ही प्यारा सा गाना गा के सुनाने लगता है उस रेबिट के लिए। सो वो देखती है कि भाई ये लड़का कितना स्वीट है, रेबिट को गाना गा के सुना रहा है, और इस बात से अपनी जूहू काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और कुछ पल के लिए तो उसे बस देखती ही रह जाती है। लेकिन तभी अचानक से कुछ नहीं, तुम रेबिट को कौन सा गाना सुना रहे हो, ये गाना कितना गंदा है, दूसरा गाना सुनाओ। सो फैंग कहता है कि आज तुम मुझ रेबिट को मार ही देती, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है क्या कि मतलब रेबिट्स को एप्पल नहीं खिलाया जाता है। सो बोलती है सॉरी मुझे नहीं पता था। तो वो रेबिट को खुद को लेके बोलती है कि हम दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। सो उसके बाद वो रेबिट को बोलती है देखो या आज से यही तुम्हारे डैडी है, क्योंकि इन्होंने ही तुम्हें बचाया है और इन्होंने तुम्हारी मम्मी की भी बहुत मदद की है। तो और मम्मी और प्यारे बेटे रेबिट की तरफ से थैंक यू। तो यहाँ पर फैंग थोड़ा मुस्कुराने लगता है। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे डैडी यहाँ पर हैं, वरना बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दिया था तुम्हारी मम्मी ने। तो मम्मी डैडी वो इतना बोलती है कि वहाँ पर उसे तो रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है तो दोनों काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस करने लगते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो फैंग को भी रेबिट से अब डर नहीं लगने लगा है और उन लोग मिल के उसके लिए घर बनाते हैं और रेबिट काफ़ी स्वीट लग रहे थे। किस को रेबिट्स पसंद है भाई, चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बताना आपका फेवरेट पेट कौन सा है। और दूसरी तरफ रुई जब और उसके फ्रेंड्स बाथरूम में होते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम फैंग को पसंद करती हो क्या। तो वो बोलती है कि क्या इतना ज़रूरी है क्या कि मैं उसे पसंद करूं, तो क्या तुम ये सब क्यों कर रही हो। कुछ नहीं, बस इसमें मज़ा आ रहा है। क्या तुम ये सब मज़े के लिए कर रही हो। देन रुई बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि फैंग जो है अब उस लड़के को कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगा है। तो पहले वो मुझे जेलस करने के लिए सब कर रहा था, तो अब मैं उसके बस मज़े ही ले रही हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो रुई बोलती है मतलब मैं जूहू से हार नहीं सकती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, साहिल इतने लड़के मेरे पीछे पागल हैं। और समझ रहे हो, तो ये सब बातें भाई अपनी जूहू मतलब वो भी बाथरूम में थी, लेकिन इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था। और ये सब बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये लोग भी थोड़ा सा मतलब शौक हो जाते हैं कि भाई। सो जूहू भी रुई को आकर बोलती है कि तुम कैसे किसी के दिल के साथ ऐसे खेल सकती हो, तुम लोगों में हार्ट नहीं होता है क्या। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है और रात को नींद में बड़बड़ाती है
कि फैंग तुम्हें कभी भी रूई के पास नहीं जाना है, वो तुम्हारे दिल से खेल रही है, तुम उसके पीछा नहीं कर सकते हो। और ये सब चीज़ें वो नींद में बड़बड़ा रही थी, क्योंकि वो अब उससे ज़्यादा मतलब परवाह करने लगी थी कि क्या पता मेरी वजह से ही वो उसके करीब आया है और वो उसके दिल के साथ खेल रही है। सो नेक्स्ट डे जब क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो उसके जो टीचर आते हैं एक शॉकिंग सी न्यूज़ देते हैं। वो एक जहर समझ लो या फिर एक सीरम होता है, जो बोलते हैं कि तुम लोगों ने अपने रिव्यूज़ का अच्छा खासा ख्याल रखा है, लेकिन अब बारी है लास्ट रिजल्ट की। तुम्हें ये सीरम जो है अपने रेबिट्स के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें लगाना पड़ेगा। सो ये एग्ज़ाम का हिस्सा है और ये लगाने के बाद रेबिट धीरे धीरे अपनी स्वयं मृत्यु जो होती है ना, इच्छा मृत्यु वाली चीज़ें, वो खुद ही मर जाएगा और तुम्हें उसे कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना है और रेबिट इस दुनिया से चला जाएगा और तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बस एक टेस्टिंग है, ऐसा करके वो मतलब जो टीचर होते हैं वो उसको समझाते हैं। सो टीचर पूछता है कि किसी को कोई क्वेश्चन है, तो भाई किसी को तो आपत्ति होती नहीं है कि किसी ने उसे पाला नहीं होता है, लेकिन जूह ने उसे उन सभी रेबिट्स को अपने हाथों से पाला होता है। तो वो कहती है कि क्या हम ये सीरम इंजेक्ट करना उन्हें ज़रूरी है, क्या हम उन्हें हमेशा के लिए पाल नहीं सकते हैं, ये सब चीज़ें वो बोलने लगती है। तो वो प्रिंसिपल मतलब वो टीचर बोलता है कि नहीं, ये लैब मतलब एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और इस इन रेबिट्स को कौन पालेगा, आखिर बताओ मुझे, ये कब से लैब का हिस्सा है, इनमें अगर कोई बीमारी हो कोई भी इन्हें पालने की कोशिश नहीं करेगा और तुम सबको अगर ये एक्सपेरिमेंट मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना फिर मैं तुम लोगों को फेल कर दूंगा। ऐसा करके साहब वो वार्निंग देता है कि भाई तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो वो मतलब वो समझती है कि मतलब वो टीचर है, जानबूझकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि आप अगर मेरे पिछले बिहेवियर को लेकर आप ये जजमेंट दे रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, उस रेबिट के साथ ये अन्याय हो जाएगा, हम ढूंढेंगे कि कोई उसे मतलब गोद ले ले। तो वो फिर से गुस्सा हो जाता है। टीचर बोलता है कि सब ये मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, तुम लोग क्या डिसाइड करते हो। सो सभी चीज़ों के लिए उसे माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है प्लीज़ उन रेबिट्स को जीने दीजिए, मैं उन्हें पाल लूँगी, ये सब चीज़ें वो कहने लगती है। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ये सब चीज़ कर लोगी। सो उसके बाद वो बोलता है अच्छा चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि कोई भी लाइफ साइंस का स्टूडेंट जो होता है, अगर वो तुम्हें एग्री करता है, तुम्हें सपोर्ट करता है कि इस सीरम को हम उसमें रेबिट्स में इंजेक्ट नहीं करेंगे और कोई दूसरा तरीका है एक्सपेरिमेंट का, तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। तो कोई है लाइफ साइंस स्टूडेंट जो सपोर्ट करना चाहेगा इस लड़की को? तो भाई साहब अब सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि कोई और तरीका तो है नहीं। तो सब लोग सोचने लगते हैं कि भाई कौन हाथ उठाएगा, कौन इसका सपोर्ट करेगा, और सभी लोग इसका मुंह देख रहे होते हैं। तभी वो प्रोफेसर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रूई वहाँ खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं इसका पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ और समझ रहे हो ना कि मैं इसका साथ दूंगी, चाहे जो भी हो जाए, वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो टीचर भी बोलता है ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, और वो क्लास डिसमिस करके वहाँ से चला जाता है। सो क्लास डिसमिस होने के बाद फैंग उसे मतलब थैंक्स कहता है कि रोही तुमने इतना मदद कर दिया, लेकिन उसे पता था कि ये सब चीज़ें वो जानबूझ के कर रही है। कि वो बोलती है कि हम लोग सब साथ में है ना, तो टेंशन की क्या बात है, और तुम लोग एक दूसरे के इतने करीब हो, मैं तो तुम्हारी मदद कर ही सकती हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं, तुम ये सब चीज़ें क्यों कर रही हो, मुझे पता है, ठीक है, तुम्हें ये हमदर्दी मुझे से जताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन खुद ही ढूंढ सकती हूँ। सो बाहर जब वो आती है तो वो रूही से पूछती है कि तुम ऐसा ये सब क्यों कर रही हो, मुझे बताओ। सो यहाँ पर रूही क्लियर बोलती है कि देखो, मैं बस तुमसे एक डील करना चाहती हूँ कि बस फैंग को तुम छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ भाई, मतलब फैंग से दूरी रखो और मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे रेबिट्स जो हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे। तो क्या तुम फैंग को सच में लाइक करती हो? तो इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ अगर तुम्हें पसंद है, अगर तुम्हें अपने रेबिट्स को बचाना है तो भाई फैंग से दूर हो जाओ। ये सब बातें वो मतलब बोल रही होती है। तो वो बोलती है कि अगर तुम किसी को पसंद नहीं करती हो तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सो रूही बोलती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोच रही हो, बस मैं ये सब फैंग के लिए कर रही हूँ, तो मैं अगर ये सौदा मंजूर है तो तुम मुझे बता सकती हो। सो जूही बोलती है कि चाहे मैं एग्ज़ाम में फेल ही क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बनूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि फैंग की लाइफ ख़राब हो, क्योंकि वो इसका भी जिम्मेदार खुद ही को मानती थी, क्योंकि उसने ही उन दोनों को करीब लेकर आया है। और वो ऐसा करके वहाँ से चली जाती है। और इतना ही नहीं, पता नहीं कैसे वो देख ली है कि फैंग जो है रूही को गले लगाया हुआ है। तो
तो उसका दिल तो और भी टूट जाता है कि ऐसा लगता है कि भाई रुई ने अपना जो चाल चला था वो उसमें सफल हो चुकी है, लेकिन कैसे भी करके मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इसकी फ्रेंड बनने की तैयार मतलब पार्टनर बनने को ज़रा भी तैयार नहीं हूँ। सो वो रेबिट्स के पास जाकर थोड़ा सा रोना धोना स्टार्ट करती है और वो सब बातें सोचने लगती है कि जब वो रेबिट से मिली थी तो उसने वादा किया था कि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ है, तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी मैं। और समझ रहे हो ना कि इमोशंस जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं जूही की उन रेबिट्स के साथ। सो अगले दिन रूही बगैर किसी की परवाह किए हुए सारे रेबिट्स को एक गाड़ी में भरती है भाई, बैठाती है और वहाँ से सभी को लेके फुर्र हो जाती है। सभी के पिंजरे को वो बाहर फेंक देती है क्योंकि वो चाहे एग्ज़ाम में फेल हो जाए लेकिन वो इन रेबिट्स को मरने नहीं दे सकती है। और वो बिंदास अपने होम टाउन के लिए निकल जाती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रूही, फैंग और मुझे जो भी फ़र्क पड़ता है, बस भाई मुझे इन रेबिट्स की जान बचानी है। और वो वहाँ से फरार हो जाती है और ये बात उस टीचर को पता चल जाती है। तो भाई सभी लोगों में धीरे धीरे करके पता चल जाता है कि उसने उन रेबिट्स को बचाने के लिए अपने मतलब एग्ज़ाम को और अपने स्टडीज़ को सेक्रीफाइस कर दिया है। सो सीसीटीवी में जब वो लोग ये सब देख रहे होते हैं तो फैंग बोलता है कि यही रूही है, यही उसका नेचर है और भाई मुझे उससे बहुत ज़्यादा मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो सच में एकदम कूल है। वहाँ टीचर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि भाई वो मतलब एक होता नहीं है कि क्या लड़की है भाई, उसने अपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया बस उस रैबिट को बचाने के लिए। तो अगली गाड़ी से फैंग भी भाई निकल जाता है उसके तलाश में, क्योंकि उसे पता है कि वो कहाँ मिलेगी। और वो मतलब भाई सारी चीज़ें वो भी याद कर रहा होता है कि कैसे क्या हो रहा था और भाई ये लड़की कितनी मतलब समझ रहे हो कि नहीं। तो अब वो सीधे चल जाता है कि भाई मुझे वो कहाँ मिलेगी, जल्दी से जल्दी मैं उसे मिलना चाहता हूँ। सो फाइनली फैंग उस जगह पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी जो है बाहर ही खड़ी हुई है। तो वो जैसे ही जाकर थोड़ा सा अंदर जाके देखता है तो यार रूही जो है वो समंदर के अंदर धीरे धीरे जा रही होती है। तो फैंग ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये लड़की क्या करने जा रही है, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई है क्या सभी से को टॉर्चर से। तो रेबिट्स को तो देखता ही है, साथ ही साथ दौड़ते हुए जाता है कि ये तुम क्या कर रही हो और जाके वो जब उसे मतलब समंदर में से बाहर निकालता है, चलो यहाँ से बाहर, क्या कर रही हो तुम? नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने बोला ना बाहर निकलो, नहीं मुझे अंदर जाना है। सो जैसे ही उसके बाहर खींच के लेके आता है, तुम पागल हो गई, इतनी छोटी सी बात के लिए जान देने के लिए जा रही हो? हैं? मैं तो अपना जूता लेने जा रही थी। सो यहाँ पर फैंग देखता है कि अरे बाप रे, उसका जूता थोड़ा वो पानी में बह गया था, वो बस वही लेने के लिए गई थी। सो फैंग बोलता है कि तुम शूज़ की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नए शूज़ लेकर मैं तुम्हें दिला दूंगा। सो वो बोलती है कि तुमसे किसी ने पूछा क्या, तुमने किसी ने बोला क्या कि तुम मुझे शूज़ दिलाओ? हाँ तुम मेरे लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों करते हो? हाँ मैंने तुमसे कहा, पहले तो तुमने कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन उसके बाद तुम मुझे स्टील की तरह यूज़ कर रहे थे सभी जगह, मतलब सभी से बोल दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और अब मुझे पता है कि तुम रूही से प्यार करते हो, तो फिर मेरे लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? हाँ बिल्कुल, जैसे कि तुम हमेशा सोचते हो कि तुम सही हो लेकिन तुम सही नहीं होते, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। अब क्या करने के लिए यहाँ पर आए हो? जाओ अपनी रूही के पास। सो बोलता है कि मैं सारे रास्ते बस यही सोचते आया हूँ कि मैं कैसे तुमसे ये चीज़ें कहूँगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। समझ रही हो तुम? नहीं, मुझे नहीं समझना, मुझे तुम्हारी दया की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत बुरी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि मैं ग्रेजुएशन भी पास नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी दया की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इससे कोई मतलब नहीं पड़ता तुम्हें कि तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर करो। इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से बोल रही हूँ कि मुझसे दूर हो जाओ और मेरे लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपना ध्यान खुद ही रख सकती हूँ। तुम एकदम से इडियट हो क्या? तुम्हें दिखता नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें लाइक करता हूँ? सो फैंग यहाँ पर थोड़ी बैक मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पर वो हमें जब वो रूही जो इसे बोलती है कि मतलब मैं तुमसे पसंद करती हूँ या फिर ये सब चीज़ें बोलती है, तो अपना फैंग बोलता है कि मैं स्टार्टिंग से ही बचपन से ही किसी को पसंद करता हुआ आया हूँ और मैं अभी भी उसी को पसंद करता हूँ, वो और कोई नहीं है, मेरी जूहू है। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता भाई, ये लोग तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, तो ये कैसे एक दूसरे को पसंद, मतलब एक दूसरे को क्या है, फैंग कैसे इसे पसंद कर सकता है? तो बताता है कि जो मैं पहले से किसी को चाहता हूँ और कोई नहीं, जूहू ही है। क्या तुम मुझे लाइक करते हो? हाँ बिल्कुल, वो भी अभी से नहीं। सो उसके बाद फैंग अपनी वो पेन निकाल के देता है, बोलता है तुम्हें ये पेन याद नहीं होगा, लेकिन ये पेन
वो बचपन में जाता है अपनी पिछली मेमोरीज़ में, बोलता है कि तुम्हें ये पेन याद नहीं होगा लेकिन ये पेन वही है जो तुमने मुझे दिया था। जब कुछ बच्चे मुझे बुली कर रहे थे तो तुम ही थी जो मुझे उस समय बचाया था। उस समय मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा डम हुआ करता था और तब जब सब बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे तो तुम एक किरण की तरह वहाँ पर आई थी, तुमने मुझे बचाया था और बचाने के बाद तुमने मुझे एक चॉकलेट भी दिया था। सो उसी समय से मैं तुम्हें पसंद करने लगा और तुम्हें हमेशा देखने के लिए तुम्हारी शॉप पे जाया करता था और हर रोज़ जाकर एक पेंसिल खरीदता था। तो उसकी माँ भी हमेशा बोलती थी, अरे फ्रैंक तुम फिर से आ गए, आज फिर तुम्हें पेंसिल चाहिए क्या? और वो ऐसे ऐसे करके न जाने 50 से 60 पेंसिलें उसने इकट्ठा कर लिया था। तो उसी दिन जैसे बस वो जाता था कि जूहू को मैं देख सकूं, तो जूहू ने ही उसे वो पेन उसी दिन दिया था जब वो पेंसिल लेने गया था। तो उस दिन उसकी माँ नहीं थी, तो वो जूहू बोलती है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है, जाओ। और उसी समय से मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं उसी समय से तुमसे लाइक करता हूँ और मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे बात नहीं किया और हम बात भी नहीं कर पाए क्योंकि मुझे जब पता चला कि जब मैं पढ़ाई करता था तो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, तुम मुझे बोलती थी। तो उसे वो सारी बातें याद है कि जब वो उसे छत के ऊपर जाके चिल्ला के बोलती है, ए उल्लू कहीं के, सो जाओ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? तो मैं वो जानबूझ के और लाइट कौन रखता था कि ताकि तुम भी पढ़ो और तुम भी और अच्छे से पढ़ो, ताकि हम लोग एक सेम कॉलेज में जा सकें और मैं तुम्हें देखता रहूँ। और ऐसे मैं तुम्हें सारी रात देखता रहता था। पर पता नहीं क्यों एक दिन तुमने मुझे एप्पल दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, पर पता नहीं वो क्या कारण था कि तुमने मुझे एप्पल दिया था। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि पिछले आपने देखा होगा कि जब वो उसे चाकू से मारने के लिए जाती है तो वो जैसे पीछे मुड़ जाता है तो वो उसे एप्पल आगे कर देती है। तो यहाँ वो बोलता है कि वो उस दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था कि तुम पहली बार मेरे पास आई थी और तुमने मुझे पता नहीं क्या सोच के एप्पल दिया था। स्कूल में मैं हर वक्त तुम्हें देखता रहता था, तुम्हारे पीछे आया करता था, बट तुम्हें कभी भी एहसास होने मैंने नहीं दिया। उस दिन जब मेरी लाइट बंद थी तो तुम बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था और मैंने भी लाइट्स ऑन नहीं की। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम दोनों को सेम कॉलेज में जाना होगा, इसीलिए मैंने प्लानिंग किया कि अब मैं जगूँगा और तुम्हें भी जगना पड़ेगा ताकि हम लोग सेम कॉलेज में जाए। इसलिए मैंने बहुत ही कम मार्क्स अटेंड किया कि ताकि क्योंकि मैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था ना भाई, वो तो कोई किसी भी कॉलेज में जा सकता था। सो वहाँ पर वो सारी मेमोरीज़ जो कि स्वीट मेमोरीज़ होती हैं, तो मैं भी सोच रहा था यार ये अचानक से इतना अच्छा ट्विस्ट कहाँ से आ गया। तो ऐसा हम लोग को लगता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता है, या हो सकता है कि सीक्रेटली जैसे आप किसी को चाहते हो कोई आपको भी चाहता होगा। सो भाई मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ड्रामा, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई एक लाइक तो बनता ही है ना। कॉलेज में भी वो जब जेलेसी का माहौल बन रहा था तो हम लोग को लग रहा था कि रूही की वजह से वो अब उसे अपने पास बैठा रहा है, उसे कंधे पे हाथ रख रहा है। वो इसकी वजह से नहीं कर रहा था, वो उस लड़के की वजह से कर रहा था जो स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा था और अपनी जू उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था और तब वो उसे रूही से कोई मतलब ही नहीं था, वो जस्ट एक समझ लो ऑर्डिनरी लड़की थी उसके लिए। और किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं तुमसे जाके कुछ कह पाऊँ। तुम मेरी वो लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था जब तुम खुद ही मेरे पास आई और हम लोगों ने डांस किया, ये सब चीज़ें मेमोरी, और वो ना जाने क्या क्या कितनी सारी स्वीट्स मेमोरी एक ही बार में उसे भाई जू को सुना देता है। तो जू का मन तो भर ही आता है भाई कि कोई किसी को इतना सीक्रेटली इतना चाहे, तो क्या ही बात है। अब बताओ ये ड्रामा कैसा लगा, क्योंकि ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। अब ये ड्रामा भी आपको पसंद नहीं आया तो भाई अब मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको ड्रामा पसंद आया हो तो एक यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा हो तो कुछ ऐसा अजीब सा कमेंट करो, जैसे कुछ भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा कमेंट करना, ठीक है? मुझे कम से कम पता चलेगा कि आपने ये मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है। उसको बाद में आपको लाल वाला दिल दूंगा और मिलते एक और नए इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इनकी पप्पी झप्पी हो जाए और हम चलते हैं भाई अपनी क्रश को ढूंढने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।